जय हिंद साथियों। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा नजदीक है, तो क्या आपको डर लग रहा है? क्या आप परेशान हैं? तो साथियों, आपने इस वीडियो में एंट्री कर दी है, आप इस वीडियो में आ चुके हैं। मैं कहूंगा इस वीडियो के प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेना, उसको तैयार कर लेना साथियों। आपका सारा डर और घबराहट खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की इस क्लास के पीछे साथियों बहुत मेहनत लगी है। हर एक सवाल को बहुत बारीकी से तैयार किया गया है। तो अगर आप साथियों इस वीडियो के प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, तो मेरा मानना है कि ये परीक्षा, ये समझ लीजिए क्लास आपकी उस परीक्षा पर भारी पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले जीके जीएस होगी, करंट अफेयर होगी, हिंदी होगी, रीजनिंग, मैथ्स, डीआई, सब कुछ देखेंगे साथियों आज की इस वीडियो में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं, जिनका आंसर सी है, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल है करके, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो ये तो साथियों महाराष्ट्र का है, आंसर जिनका बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। करके, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। अच्छा, ये पार्क कहां पर है? एक बार कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताइएगा। करके, सरिस्का पक्षी विहार साथियों कहां पर स्थित है? तो ये पता कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान जिनका आंसर है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके, आयरलैंड की राजधानी कहां पर स्थित है? तो आयरलैंड की राजधानी जो है ना साथियों, वो डबलिन है। क्या है आयरलैंड की राजधानी? साथियों डबलिन है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए करके, कनाडा देश की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी साथियों ओटावा है। क्या दो याद रखना है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन और कनाडा की राजधानी साथियों ओटावा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो क्या साथियों इंडोनेशिया का, भूटान का, भारत का, नेपाल का? नेपाल के राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों? पवित्र गाय है, आंसर आपका डी होगा। और पूछा जा रहा है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मैं कह सकता हूं साथियों हैदराबाद शहर जो है ना, ये मूसी नदी के किनारे ही तो है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है साथियों, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। कौन सा शहर? जमशेदपुर शहर। साथियों अब आपकी परीक्षा में इतना समय नहीं है कि आपको बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाए। आपको एक तरीके से साथियों टू द पॉइंट आपको पढ़ाना है, यानी कि क्वेश्चंस आपको करवाना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस ही आएंगे और समय आपके पास कम है। इसलिए मैं साथियों कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस दे रहा हूं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कह रहे कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको जमशेदपुर बता देना है। और अभी मैंने आपको बताया था जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? क्या साथियों वाराणसी को नहीं, प्रयागराज को, अलीगढ़ को, कानपुर को? आपको याद रखना है कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। कह रहे कि किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मैं कहूंगा सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है साथियों? लोधी गार्डन्स को जाना जाता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि फोर्ट विलियम ये कहां पर स्थित है साथियों बताइए? तो पता ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है साथियों फोर्ट विलियम। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ होता है वज्रपात स्थल? तो वज्रपात की अगर बात करते हैं साथियों, इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा, सवाल का जवाब दार्जिलिंग हो जाएगा, है ना, आंसर आपका ए जाएगा। अगला देखिए कह रहे हैं कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो हैदराबाद आपको बता देना, ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये साथियों गुड़गांव में स्थित है, आंसर आपका बी होगा। और अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये साथियों हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, ये भी आपको मालूम होना चाहिए पहले से। कह रहे कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नॉवल नाम की एक पुस्तक लिखी थी? तो किसने ये पुस्तक लिखी थी साथियों? शशि थरूर ने पुस्तक लिखी थी। द ग्रेट इंडियन नॉवल नामक पुस्तक शशि थरूर ने ही लिखी थी। कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो आपको इतना याद रखना है कि पशुपति की पूजा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए क्या साथियों, सिंधु सभ्यता के लोग
क्या बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते हैं? तो साथियों कांस्य बनाने के लिए। क्या सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते हैं? आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं कहूंगा वीडियो पर अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो ठीक है ना। तो बहुत आराम से आपको इन सवालों को देखते जाना है, अभी सब कुछ देखेंगे, अभी हिंदी भी होगी, डीआई भी होगी, मैथ्स रीजनिंग सब कुछ होगी साथियों। कहने के अमित्रघात की अगर बात करें, अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका जवाब अगर बिंदुसार है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। कह रहे कि पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजवंश के संस्थापक किसको कहा जाता है साथियों? गोपाल को कहा जाता है। गोपाल आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको किसने बनवाया था? इस मंदिर की अगर बात करते हैं तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ही साथियों कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया गया था। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर साथियों कहां पर स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली में स्थानांतरित की थी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि मुगल बादशाह ने, यानी कि किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो यह काम पता साथियों किसने किया था? शाहजहां के द्वारा साथियों यह काम किया गया था। आपको याद रखना है शाहजहां ने ही इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। यह जरूर आपसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? देखिए काकोरी ट्रेन डकैती में कुछ व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई, जिसके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को। ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान लिखा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है? अभी मैंने आपको राम प्रसाद बिस्मिल का नाम बताया, मैंने आपको राजेंद्र लाहिड़ी का नाम बताया, मैंने अशफाक उल्ला खान का नाम बताया। ये व्यक्ति साथियों काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है, सूर्य से नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? ग्रैंड अनिकुट है। यह भारत का सबसे पुराना बांध है। आंसर आपका डी होगा। और उसके बाद देखिए कह रहे कि जो भूशी झील है यह भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? तो यह पता कहां पर स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, यहां पर अगर बात करें आप लोग याद रखेंगे इस बांध को कल्लानाई बांध भी कहा जाता है और इसको साथियों ग्रैंड एनिकुट बांध भी कहा जाता है ना। ये भारत का सबसे पुराना बांध है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बहुत तसल्ली के साथ साथियों इन सवालों को आपको देखना है, क्योंकि अगर आप पूरे जोश और खरोश के साथ इन सवालों को देखेंगे तो ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएंगे। और जो चीजें आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाती हैं साथियों, फिर अगर वो जैसे ही आपके सामने आती है तो उनका आंसर लगाना बेहद आसान होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। कह रहे कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र साथियों कौन सा है? तो तारापुर है ना, ये पहला परमाणु संयंत्र है। आंसर आपका बी होगा। कोयले से वाणिज्य रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों ताप ऊर्जा कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों उत्तराखंड आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि भोटिया ये भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? तो मैं कह सकता हूं साथियों भूटिया जनजाति का संबंध जो है ना वो सिक्किम से है। ये बात आपको साथियों याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो अब साथियों आपके सामने जो है ना वो यहां पर हिंदी के सवालों की बौछार होगी। कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि किस समूह में सभी सर्वनाम है? तो देखिए कौन क्या किसने ये सर्वनाम जो है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि जो और वह प्रश्नवाचक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। मतलब इन शब्दों के जरिए से कुछ ना कुछ सवाल पूछा जा रहा है, तो ये सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। कहने कि बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य क्या है? विशेष्य वो होता है साथियों जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर विशेषण की अगर बात करें तो बड़ा है, और घर की बात करें तो ये विशेष्य है। यहाँ पर विशेष्य आदमी है, यहाँ पर विशेष्य वस्त्र है। तो हमारा आंसर वो होगा जहां पर लिखा होगा घर आदमी वस्त्र। तो घर आदमी वस्त्र कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला देखिए इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बालक, सुंदर, बचपन,
बचपन, मैं कहूंगा बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा, ये सारे के सारे भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। कहने के अब इसका आपको विलोम बताना है, कपूत शब्द का विलोम क्या होगा। तो कपूत का विलोम सातु सपूत होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, चपल का सातु विलोम क्या होता है। तो धीमा, अशांत, अचपल या शांत, मैं कहूंगा चपल का विलोम सातु शांत होता है। करके कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है बताइए। राजनीति करना नहीं, व्यर्थ की वस्तुओं से महल खड़ा करना, बेकार की चीजों का सार्थक प्रयोग करना, इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्रित करना। बिल्कुल सही साथियों, ये आपकी इस लोकोक्ति का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है। तो मैं कह सकता हूं साथियों किस धातु से भाषा बनी है ना, भाष शब्द से, क्या हलंत वाला, भाष शब्द से, है ना, भाष धातु से भाषा बनी है। उसके बाद देखिए मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये वाक्य कैसा है। इसकी अगर बात करते हैं ये साथियों भाववाच्य, भाववाच्य होता है जहां पर नहीं शब्द है ना, वहां पर भाववाच्य हो जाता है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो कानों सुनी बात, है ना, इसकी अगर बात करते हैं कानों सुनी बात यानी कि कानों से सुनी बात, तो कर्ता तो आएगा नहीं क्योंकि कर्ता में ने होता है, कर्ता ने कर्म को यहां पर आ जाएगा। करण में क्या आता है साथियों, से आता है, और से ही तो यहां पर आया, देखिए ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, प्रेमचंद्र की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की देखने को मिलती है, यहां पर खाली जगह है साथियों, ग्रामीण जीवन की मेला देखने को मिलती है, नई परछाई, नई झांकी देखने को मिलती है। यानी कि पूरा वाक्य होगा, प्रेमचंद्र की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। साथियों अगर आप अपने यूपीएससी पेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार की गई है। इन पीडीएफ को साथियों पढ़कर, इनको देखकर आप अपने यूपीएससी पेट एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो आखिर क्या है साथियों इन पीडीएफ में, एक बार देख लीजिए। देखिए आपको यूपीएससी पेट का जो पिछले पेपर हो चुके हैं, 2021 में पेपर हुआ, उसके बाद 2022 में, उसके बाद 2023 में, यानी कि इन 3 वर्षों में कुल मिलाकर साथियों 10 शिफ्ट हुई हैं। और हमेशा साथियों यूपीएससी पेट का जो पेपर बना है उसमें 50% कंटेंट लगभग प्रीवियस ईयर से आपको इस बार देखने को मिलेगा। देखिए 2022 में पेपर हुआ था, 2021 के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2023 में पेपर हुआ तो 2022 और 21 के कई सारे क्वेश्चन आए, और अब इन तीनों वर्षों के लगभग 40 से 50% क्वेश्चन डिक्टो उठाए जाएंगे साथियों। तो अगर आप ये तीनों पीडीएफ को एक बार देख लेते अच्छे तरीके से, तो यहां से 40 से 50% कंटेंट आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके अलावा साथियों और पीडीएफ आपको लगभग जीके जीएस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जा रही है, यहां से कुछ परसेंटेज आप निकाल लोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिए जाएंगे, या लगभग अगर बात करें 10 साथियों 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो इस पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको पढ़कर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप साथियों कर सकते हैं करंट अफेयर के। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपीएससी पेट एग्जाम का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यूपीएससी पेट पीडीएफ पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको साथियों वहीं पर भेज दी जाएंगी। मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में जितना समय बचा है एक बार इस पीडीएफ को लीजिएगा, जितना देख सकते जितना पढ़ सकते हैं साथियों पढ़ लीजिएगा, पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब आपके यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इन करंट अफेयर को देखिएगा क्योंकि आपके पूरे के पूरे 10 सवाल पूछे जाएंगे साथियों करंट अफेयर से संबंधित। करिए किस राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है, तो मैं कह सकता हूं महाराष्ट्र आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो कौन बना है साथियों, सिक्किम बना है। सिक्किम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पता साथियों किसको, नितिन गडकरी साहब को किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी साहब को सम्मानित किया गया है। किसे वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है रक्षा सेवा में, तो मैं कह सकता हूं इनका नाम मयंक शर्मा है। डॉक्टर मयंक शर्मा को ही वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया गया है। अगला देखिए किसने एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया है, तो आपका जवाब जो जाएगा वो नीतीश कुमार के साथ जाएगा। नीतीश कुमार ने इसका शुभंकर किया है। उसके बाद देखिए मतलब इस शुभंकर का अनावरण किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही कि ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है, तो किस राज्य की पुलिस ने यह काम किया है, ये तेलंगाना राज्य की पुलिस ने काम किया है। राइट आंसर आपका ए होगा। कह रही कि इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग
मिशन होप का उद्घाटन जो किया है ये कहां पर किया गया है? तो ये साथियों लद्दाख में किया गया है। आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए भारत को किस देश से 16 एयरबस सी 295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है? तो किससे प्राप्त हुई है साथियों? स्पेन देश से प्राप्त हुई है। स्पेन आपके इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है, कह रहे कि अभी हाल फिलहाल में कला भवन नवस का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे साथियों, कला भवन नवस, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो शशि प्रकाश गोयल जी बने हैं उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये तो अभी हम लोगों ने देखा साथियों, ये अभिनेता ही तो है कला भवन नवस। अगला देखिए, ये भी देख चुके, ये नहीं देखा। शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा जाएगा, तो कहां पर साथियों, कहां पर आपसे पूछा जा रहा है? मैं कह सकता हूं लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई सड़क का नाम रखा जाएगा। किस बैंक के चेयरमैन IN मनोहरन का निधन हुआ है? तो किस बैंक के चेयरमैन साथियों? ये IDBI बैंक के चेयरमैन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी ये फटा है, ये कहां पर फटा है? ये इंडोनेशिया देश में फटा है। कहां पर फटा है साथियों? इंडोनेशिया देश में फटा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन कहां पर होगा? तो ये सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान में होगा। कहां पर साथियों? तुर्कमेनिस्तान में ये सम्मेलन होगा। कह रहे कि भारतीय नौसेना एकेडमी की कमान किसने संभाली है? तो मनीष चड्ढा साहब ने ही भारतीय नौसेना एकेडमी की कमान संभाली है। अगला देखिए, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मैं कहूंगा ये काम ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। ऑस्ट्रेलिया देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर DI के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। DI में साथियों क्या कहा जा रहा है आपसे? कह रहे कि इस बार ग्राफ में वर्ष 2008 से लेकर 2013 के दौरान बस और कार के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को साथियों दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक काला काला नजर आ रहा होगा ग्राफ 2008 में। देखिए 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, अगर जो काला काला है ना वो नंबर है एक्सीडेंट का, कार के द्वारा जो एक्सीडेंट हुए हैं। और जो ऐसे व्हाइट सा है ना साथियों, ये 2009 में, ये 2010 में, ये बस के द्वारा हुआ एक्सीडेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं 2012 में कार से कितने एक्सीडेंट हुए, तो 2012 में आओगे और देखोगे यहां पर, और ये लाइन जाती है 40, तो साथियों 40,000 की अगर बात करें यहां पर एक्सीडेंट हुए हैं। और 2009 में पूछूं बस के द्वारा कितने एक्सीडेंट हुए हैं, तो बस के द्वारा साथियों भी 40,000 हुए हैं। तो ऐसे ये चीज है। अब सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यानी कि 2009, 2011, 2013 में कुल मिलाकर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है? यानी कि 2009, 2011 और 2013 में कुल मिला के आपको बताने। देखिए अब यहां पर ये नहीं कहा गया है कि कार से हुआ या बस से, तो हम दोनों को जोड़ के बता देंगे। ये कार वाला है, सॉरी ये बस वाला है, ये कार वाला है। अगर बात 2009 में साथियों बस से जो हुई हैं वो 40 हुई हैं और कार से जो हुई हैं वो 30 हुई हैं, तो 40, 30 टोटल 70 हो गई। 13 की बात करते हैं तो साथियों कार से जो हुई हैं वो 20 हुई हैं। देखिए 20 और बस से जो हुई हैं साथियों वो 60 हुई हैं, टोटल मिला के 80 हो जाएंगी। 2013 की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग, तो 10 और 20 यानी कि 30 हो जाएगी। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 70, 80, 150, 150, 180, यानी कि 180,000 आ जाएगा। मैं कह सकता हूं 1,80,000 आ जाएगा। और 1,80,000 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इन 3 वर्षों में कुल मिलाकर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 1,80,000 है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 2008 में बस के कारण और वर्ष 2012 में कार के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं का अनुपात क्या है? देखिए वर्ष 2008 की अगर बात करें तो बस के कारण, बस क्या है? ये वाली व्हाइट वाला बस के कारण है ना, बस के कारण साथियों 30, और कह रहे हैं कि वर्ष 2012 में कार के द्वारा साथियों यहाँ पर 40,000 एक्सीडेंट हुए। तो इनका अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि 30:40 का अनुपात पूछा जाएगा। तो 3:4 बनेगा। और 3:4 कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर डी वाले में है।
नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 2012, 2010, 2009 में कार द्वारा हुई दुर्घटनाओं के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, तो साथियों 2012 की अगर बात करें, 2012 इसमें कार द्वारा हुई दुर्घटनाओं, कार की बात चल रही इसकी, 2012 में कार द्वारा साथियों 40 का, और 2010 की अगर हम बात करते कार द्वारा कितने का साथियों 50 का, और 2009 की अगर हम बात करें तो साथियों कार द्वारा यहाँ पर 30 का। इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले क्या आ जाएगा साथियों 40, फिर 50 और फिर साथियों 30 आ जाएगा। इसका अनुपात कर निकालोगे 0 साथियों आपका कैंसिल हो जाएगा। 4:5:3 कहां पर लिखा हुआ है, 4:5:3, 4:5:3 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने के 2008, 2011, 2013 में बस के कारण और कार द्वारा हुई सड़क दुर्घटनाओं का औसत आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए, यानी कि बात यहां पर चल रही है 2008 की, 2011 की और 2013 की। इन 3 वर्षों में पहले तो बस के कारण जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनका औसत निकालो, और फिर उसके बाद कार द्वारा जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं उनका औसत निकालो। दोनों के औसत का अनुपात आपको बताना है। तो पहले साथियों हम बस का निकाल लेते हैं, है ना। पहले हम यहाँ पर बस का निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम कार का निकाल लेंगे। तो देखिए बस का निकालिए, बस ये व्हाइट वाले हैं बस वाले, ठीक है ना। तो कितनी 30 है ना, 30 की अगर बात करते हैं, और यहाँ पर साथियों कितनी 60, और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 10 साथियों। तो 30, 70, 70 और ये 100, यानी कि 100 ये आपका हो जाएगा। 100 तो आपका योगफल हो गया, है ना, यानी कि अब 1000 की बात की गई तो 3 0 इसमें जोड़ दो। अब इसमें अगर बात करते हैं 3 वर्ष है तो 3 से साथियों इसको हमें भाग देना पड़ेगा, है ना। 3 से क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। 2008, 11, 13 में बस के कारण जो दुर्घटनाएं हुई है ना, उनका अनुपात आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कार की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कार की अगर बात करें, अब देखिए ये इसमें कितना आ जाएगा, 40 आ गया, है ना, 40 आ गया। और इसकी अगर बात करते ये सिर्फ ये 20 रहा, 20 रहा, और इसकी बात करते हैं साथियों ये भी 20 रहा। तो 20, 20, 40 और 40, 80 हो जाएगा, यानी कि 80,000 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर भी 3 से भाग करोगे, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 0, ये 3 0, ये 1 0, ये 1 0, यानी कि 10:8 आ गया अनुपात बस और कार का। और कट करोगे तो साथियों क्या आ जाएगा, एक तरीके से 5:4 आ जाएगा। और 5:4 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए करके वर्ष 2008 से 2013 तक कार से हुई सड़क दुर्घटनाओं का औसत क्या है। देखिए 2008, 9, 10, 11, 12, 13 इन सब में जो कार से दुर्घटनाएं हुई हैं उनका औसत निकालना है। पहले योग निकालो, है ना। अब कार की बात करें तो ये डार्क वाला है सातु, ये वाला कार 40 है तो ये 40 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं सातु, ये 30 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें कार से कितने एक्सीडेंट हुए हैं तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 50 आ जाएगा। और यहाँ पर सातु कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें फिर 40 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें 20 आ जाएगा। जोड़िए जरा, 40 और 30 70, 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120, 140, 140, 140 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 180, 200, यानी कि 200 बटा कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ष है। 6 से भाग दे दीजिए, 2 से कट करोगे तो 100/3 आ जाएगा। और कट करोगे तो सातों यहाँ पर 3 3 9 आ गया, 3 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 3 3 9 और बचा 1, यानी कि मैं कहूंगा 33 सही 1/3 आपका आंसर होगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। करके प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है, बल का वही संबंध किससे है, तो जैसे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, उसी प्रकार साथियों बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आंसर आपका क्या हो सकता है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपके सामने कथन है और आपके सामने निष्कर्ष है, ठीक है ना, दोनों तरीकों से आपको यहां पर बताना है। चलिए, कह रहे कि कुछ चम्मच प्लेट हैं, तो मान लेते हैं साथियों कुछ चम्मच यहाँ पर प्लेट मान लिया, ये आपके क्या हो गए, ये आपके चम्मच हो गए। और इतने चम्मच मान लेते क्या हो गए साथियों, इतने चम्मच आपके प्लेट हो गए। कह रहे कि कुछ प्लेट जो है ना, कुछ प्लेट गिलास हैं, तो इतने प्लेट क्या हो गए साथियों, इतने प्लेट आपके यहाँ पर गिलास हो गए।
अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। चलिए, तो कहा आपसे जा रहा है कि कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, ठीक है। कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है साथियों, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ प्लेट चम्मच है, इतनी प्लेट चम्मच है, ये वाला गलत है। कुछ गिलास चम्मच है, कुछ गिलास चम्मच है। अच्छा, यहां पर कहा जा रहा है कि कोई भी गिलास चम्मच नहीं है और यहां पर कह रहे हैं कि कुछ गिलास चम्मच है, तो कोई एक इसमें से सही होगा। कभी भी कंडीशन ऐसी आ जाए, है ना, कि भाई कोई भी गिलास चम्मच नहीं है और दूसरी जगह पे कहा जाए कि कुछ गिलास चम्मच है, तो इसमें से कोई ना कोई एक तो सही होगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष 2 3 नहीं, ये भी नहीं, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही हो जाए। या तो 1 करेगा या निष्कर्ष 3 अनुसरण करेगा। तो आंसर आपका जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर का सवाल बहुत शानदार आपकी स्क्रीन पर है, कहने के राजपाल और रामपाल 2 भाई हैं। तो साथियों जितना जितना कहा जा रहा है ना, उतना उतना साथियों आप करते जाइए। किसका जिक्र किया गया है? एक राजपाल है और कौन है साथियों, और एक यहाँ पर रामपाल है। राजपाल हैं और रामपाल हैं, ये दो आपस में भाई भाई हैं। कह रहे कि सुनीता राजपाल की भाभी है, यानी कि राजपाल की भाभी कौन है? सुनीता है, यानी कि ये रामपाल की पत्नी होंगी, है ना। सुनीता जो होंगी रामपाल की पत्नी होंगी, तभी तो साथियों ये सुनीता राजपाल की भाभी हो पाई हैं। यानी कि रघुवीर सुनीता के पिता हैं, यानी कि सुनीता के पिता की अगर बात करते हैं साथियों कौन है? रघुवीर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सुनीता के पिता, ठीक है। सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है, यानी कि सुनीता जो है ना ये विक्रम की इकलौती बहन है, यानी कि इनके भाई कौन है? विक्रम है। तो रघुवीर के 2 बच्चे हैं, एक विक्रम और एक सुनीता। कहने के साथियों हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है, सुनीता का इकलौता पुत्र है हर्ष, यानी कि रामपाल, है ना, और सुनीता का बेटे का क्या नाम है? हर्ष है। कह रहे हैं कि उसके बाद देखिए रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है? रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, यानी कि हर्ष क्या कहेगा रामपाल को? ये तो पिताजी कहेगा, तो पिताजी कहेगा, पिताजी ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये क्या होगा? ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, नंबर सीरीज का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि 7 है, 11 है, 16 है, 22 है, और उसके बाद आपको बताने क्या है, और उसके बाद 37 आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर साथियों 46 है। चलिए इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए कितना बढ़ाया गया है? 4 बढ़ाया गया। यहाँ पर कितना बढ़ाया गया? 5 बढ़ाया गया। यहाँ पर साथियों 6 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 5 6 तो 7 बढ़ाया जाएगा। अगर आप इसमें 7 बढ़ाओगे तो यहाँ पर 29 आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या, अगर 8 बढ़ाया जाए, 29 में 8 बढ़ाओ तो क्या 37 आता है? बिल्कुल साथियों 37 आता है। और 37 में 9 बढ़ाओ तो 46 आता है, यानी कि हमारा जवाब 29 हो जाएगा। और 29 कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? 29 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी नंबर सीरीज का सवाल है। कह रहे कि 1 है, 8 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद साथियों 512 है, और अब अगले नंबर के बारे में आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है क्या आएगा। देखिए अब अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भैया 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब 4 का क्यूब, और 512 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर किसका क्यूब आएगा? ये मान लेते 1 का क्यूब है, तो 1 2 4 8, मतलब डबल हो रहा है, तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। 16 का क्यूब होता है कि साथियों, 16 के क्यूब की अगर बात करते हैं तो 4096 होता है साथियों 16 का क्यूब। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है 4096? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैथ्स के क्वेश्चन साथियों यहाँ पर अब आपके स्टार्ट हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं मैथ के, जो आपके एग्जाम में आने की साथियों संभावना है। देखिए कह रहे कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तो जितना जितना कहा जा रहा है उतना उतना करते जाइए। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, और बी की अगर बात करें उसी काम को साथियों 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक वो काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बाकी रहता है। देखिए यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि साथियों 25 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। तो कौन सा वो नंबर होगा जरा बताइए? वो नंबर होगा 150। 25 छंग कितने हो जाएंगे? 150, और 30 पंजे कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 6 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है, और टोटल काम कितना है साथियों? टोटल काम की अगर बात करें वो 150 टोटल काम है। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, दोनों मिलकर 11 काम करते हैं। और कहा जा रहा था कि वो दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो अगर डेली दोनों लोग 11 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में साथियों
कितना काम करेंगे, मैं कहूंगा 55 काम करेंगे। क्या 55 काम करेंगे। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 5 दिन में ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 55 बटे टोटल काम कितना है, टोटल काम 150 है, तो ये 150 नीचे आ गया। ये 5 दिन में ये दोनों मिलकर इतना काम करते, 5 से अगर कट करें 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तियां 15 हो जाएगा, यानी कि 11 बटे 30 यहाँ पर आ गया। अच्छा टोटल काम कितना होता है, टोटल काम 1 माना जाता है, तो इसमें से साथियों 11 बटे 30 को आप क्या करिए, आप घटाइए, आपको पता चल जाएगा कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा। ये 30 की गुणा इधर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 11 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में से साथियों 11 जाएगा, आपका 19 बटे 30 बचेगा, यानी कि 19 बटे 30 ये हिस्सा शेष रहेगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष थी। तो विवाह के समय की अगर बात करते हैं साथियों, पति और कौन है, पत्नी है ना, पति है और पत्नी है, पति हैं और पत्नी है, इनकी औसत उम्र की अगर बात करते हैं 20 वर्ष है, तो उनकी कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 हो गया, कह रहे कि 6 वर्ष के बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है, 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है। परिवार की वर्तमान औसत उम्र कितनी है, अब देखिए 6 वर्ष के बाद है ना, तो आप सबसे पहले इसमें 6 जोड़ेंगे और इसमें 6 जोड़ेंगे, है ना। 6 वर्ष के बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों ये 6 इसमें जोड़िए जरा, ये कितना हो गया, एक तरीके से अगर बात करिए 12 हो गया, यानी कि 50 और 2 52 हो गया, 52 हो गया, और 2 वर्ष का बच्चा भी, यानी कि कुल मिला के उनकी आयु का योग 54 बैठा। लोग कितने हैं, लोग 3 है, तो इसको जरा आप क्या कर लीजिए साथियों, कैलकुलेट करा लीजिए। 3 3 3 से 23, 3 8 24, यानी कि 18 वर्ष जो निकलेगा वो पूरे परिवार की आयु का औसत आयु निकलेगी। तो कुल मिला के 18 वर्ष कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यानी कि जाता तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन आता 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे 36 मिनट का समय लगता है तो गांव से अस्पताल की दूरी आपसे पूछी जा रही है ना। तो मान लेते साथियों दूरी कितनी है, दूरी x किलोमीटर है, x किलोमीटर क्या है साथियों, दूरी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दूरी हम क्या मान लेते हैं साथियों, x मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना। अच्छा एक बात आपको पता होना चाहिए, है ना, चलिए वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो यहां पर अगर बात करें जाता है साथियों, देखिए ये दूरी हो गई और ये क्या हो गया, ये उसकी चाल हो गई। तो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। और यहां पर अगर बात करें वापस आ रहा है साथियों 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई, ये क्या हो गया, समय, यानी कि ये भी समय है और ये भी समय है। अगर समय समय को जोड़ देते हैं तो कहने कि पूरी यात्रा में उसको जो समय लगता है 4 घंटे 36 मिनट का समय लगता है। तो इसको कैलकुलेट करोगे, दूरी बटे चाल समय निकलेगा, ये जाने का ये आने का समय, इसको कैलकुलेट करोगे दूरी बटे चाल समय निकलेगा, और समय जो बता रहे हैं वो 4 घंटे 36 मिनट बता रहे हैं, यानी कि इस मिनट को घंटे में बदल लो तो 36 के नीचे 60 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको साथियों आप क्या करा लीजिए, आप अब इसको कैलकुलेट करवा लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें 2 की 1 से करोगे तो साथियों यहाँ पर 2x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका 30x हो जाएगा, बचे नीचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 4 प्लस आपका 36 बटे 60 यहाँ पर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, देखिए है ना, ये कितना हो जाएगा 30 और 2 कितना हो गया साथियों, ये आपका 32x हो गया, 32x बटे 60 हो गया। और अगर इसको कैलकुलेट कराओगे देखिए 60 जो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए बराबर है, बराबर के इधर 60 है इधर 60 है, यानी कि 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। 32x बराबर कितना आ जाएगा, 32x बराबर आपका इसको जोड़ लीजिए आप लोग, है ना। तो 606 आपका हो जाएगा, और 3 4 7 आपका हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों फिर 2 आ जाएगा,
x बराबर अगर बात करें 276/32 यहाँ पर आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि x को हमने क्या माना था, दूरी माना था। और यहाँ पर x का जो मान निकलेगा वो साथियों यही दूरी निकलेगा। 2 से कट करें तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, और 2 से कट करेंगे 16 आ जाएगा, और 2 से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 नीम 18 आ जाएगा। 8 से कट करेंगे 8 8 64 आ जाएगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 8 45, 8 छंग 48 हो जाएगा, यानी कि 8.6 करके कुछ आंसर आएगा। 8.6 करके कुछ आंसर आएगा साथियों, है ना। 8.6 करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है ना। 7.6 तो ऐसा तो नहीं ये 8.6 करके 8 हो, है ना। अच्छा ये तो 7 है, चलिए। तो कुल मिला के लगभग लगभग जो हमारा आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी को मान लेंगे आप, है ना, या ये मान लेंगे सातों इसमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा 8.6 करके सातों कुछ ना कुछ आंसर आ रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। यानी कि एक संख्या के 3 8 में, मान लीजिए वो संख्या x है, इस संख्या के 3 8 में, यानी कि इस संख्या के 3 8 में का आधा, आधा क्या होता है 1/2 होता है, फिर का, यानी कि जहां जहां का आएगा वहां वहां आप गुणा का निशान लगाएंगे। फिर कहने के 2/3 तो 2/3 हो गया, 2/3 इसके ये 40 आता है, यानी कि बराबर जो आएगा वो 40 आएगा। तो उस संख्या के बारे में बताइए वो संख्या कितनी है। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 8 से गुणा 40 हुए, 4 8 32, यानी कि x बराबर 320 हो जाएगा। तो कहने के इस संख्या का 80% कितना होगा। तो साथियों 320 का 80% कितना होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 32 अट्ठे कितने होते हैं देख लीजिए साथियों, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 3 24, 1 25 हो जाएगा, यानी कि 256 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कहां पर लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत कितना है साथियों, 11 है, तो उनमें से अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, ये बात साथियों यहां पर आपसे पूछी जा रही है। फटाफट बताइए। देखिए 5 क्रमिक विषम संख्याएं क्या क्या हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए x हो गई, है ना। अब अगली क्या होगी साथियों, x + 2 होगी, और उसके अगली क्या होगी, x + 4 होगी, और उसके अगली साथियों x + 6 होगी, और फिर क्या होगी, x + 8 होगी, है ना। ये कितनी संख्या हो गई, 5 संख्याएं हो गई। तो कहा जा रहा है साथियों इनका क्रमिक विषम संख्याओं, 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 11 है। तो इनका औसत निकालने के लिए साथियों इनको जोड़ना होगा, है ना, जोड़ना होगा साथियों। एक तरीके से अगर बात करें तो हम इनके बीच में प्लस लगा देते हैं, प्लस प्लस और साथियों प्लस और प्लस, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्या ना तो 5 आ जाएगा। अच्छा इनका अगर योग निकालना हो तो 11 की गुणा 5 से कर दीजिए, यानी कि इनका योग कितना निकल आएगा, 55 निकल आएगा। और इनका योग होगा कितना ये भी देख लीजिए, तो साथियों कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 2 4 6, 6 6 12 12 20, यानी कि 20 यहां पर आ जाएगा। और x की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5x हो जाएगा। कुल मिला के 5x बराबर 55 - 20 हो जाएगा। 55 - 20 कितना बचेगा, यानी कि 5x बराबर कितना हो जाएगा, 45 35 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 7 35, 7 आ जाएगा। तो कह रहे उनमें से अंतिम तीन का औसत क्या होगा, यानी कि इसका, इसका और इसका। x बराबर 7 है ना, क्या साथ हो, x बराबर 7 है, तो 7 + 4 11 हो जाएगा, 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 3 संख्या, इनका औसत आपको निकालना है। जोड़िए जरा, 3 और 1 4, 4 और ये 9, 9 लग गया, है ना, और ये 3 आ गया, इसको 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। और 13 आपके सवाल का बिल्कुल सही और शानदार साथियों जवाब हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखकर इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर साथियों नए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।